बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। भारत अब तरसेगा कुलभूषण की रिहाई को, भारत अब चिल्लाएगा कोई तो लाए उसके यादव को, भारत अब रोएगा कुलभूषण की बेगुनाही को, और भारत अब चीखेगा अपनी रुसवाई पर। मगर गुनाह तो साबित हो गया है, रुसवाई तो हो गई है, रिहाई का परवाना भी भारत के हाथ से निकल चुका है, और आलमी सतह पर रुसवाई और बेइज्जती जो पहले ही भारत के दरो दीवार हिला रही थी, अब दुनिया को चीख चीख कर भारतीय मक्कारी का बता रही है। इंडियन दोगलेपन के चेहरे से सिरकते निकाब को उतार कर बाहर फेंक चुकी है। मगर गैरत इज्जत का ख्याल तो उसे हो जिसके पास ये दोनों चीजें हों, रुसवाई का डर तो उसे हो जो कभी रुसवा ना हुआ हो। हर महाज पर पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाला आज आलमी अदालत इंसाफ में भी पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलविस दहशतगर्द कुलभूषण यादव पाकिस्तानी तहवील में ही रहेगा। भारत की कुलभूषण की रिहाई का ख्वाब पूरा ना हो सका है। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण की भारतीय रिहाई और भारत हवालगी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। कुलभूषण यादव खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का इकरार भी कर चुका है, मगर भारत ये मानने को तैयार ना था, और इस पर अब डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि कुलभूषण की शक्ल में भारत को एक बड़ा सरप्राइज मिला है, और उन्होंने ये कहा कि आलमी अदालत इंसाफ का फैसला पाकिस्तान की जीत है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे नैब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को लेकर। अब नैब की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अपोजिशन के खिलाफ, और मरियम नवाज का भी बुलाया हुआ है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी तलब किया गया है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे जान तज़ी साहब, सीनियर तजियाकार हैं इस्लामाबाद से। इसके अलावा माहिर कानून वकास अबरेज़ खान साहब भी कानूनी मामलात में हमारी रहनुमाई करेंगे, और सीनियर एनालिस्ट हुसैन साकिब साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इससे पहले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव जो बाकायदा तौर पर एतराफ़ भी किया उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का, इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बड़ी फतह, आलमी फोरम पर मोदी सरकार की रुसवाई। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण रिहा होगा, ना भारत को वापस मिलेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। आलमी फोरम पर भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक हो गया। दी हैग में आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सजा मौतली, रिहाई और भारत हवालगी की भारतीय दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा कि कुलभूषण को भारत के हवाले नहीं किया जा सकता, वो पाकिस्तान की तहवील में रहेगा। आलमी अदालत इंसाफ के 16 रुकनी बेंच ने सरबराह जज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ ने पीस पैलेस में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण को सुनाई गई पाकिस्तानी फौजी अदालत की सजा कलअदम करने की भारतीय इस्तदा भी रद्द कर दी। जज ने फैसले में कहा कुलभूषण पर मुकदमा और सजा वयाना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी नहीं। पाकिस्तान कुलभूषण की सजाए मौत पर नजरसानी करे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक केस का फैसला शाम 6 बजे सुनाया जाना था, जिसमें मामूली ताखिर हुई। फैसला सुनने के लिए पाकिस्तान की टीम अटॉर्नी जनरल की क़यादत में दी हैग पहुंची थी। कुलभूषण केस की आखिरी समाअत 18 से 21 फरवरी तक हुई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के वफूद ने शिरकत की थी। आलमी अदालत इंसाफ ने केस का फैसला 21 फरवरी को महफूज किया था। रिपोर्ट आपने देखी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जान तज़ी साहब। इक़बाल जुर्म, एतराफ़ी बयान, माँ और अहलिया के सामने भी जासूसी का एतराफ़ किया, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी तस्लीम की, फिर भी हाजिर सर्विस अफसर भी है भारतीय नेवी का, ये सब कबूल किया है। रह क्या जाता है, कैसे देखते हैं आप फैसले को? तो फैसला है। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान का केस, पाकिस्तान का दिफा किया और अच्छे तरीके से इंडियन जासूस के हवाले से अपना मुकदमा रखा। ये जजमेंट सबके सामने है। ये हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तरद नहीं किया कि ये एक जासूस है, और इंडिया का मौक़िफ़ था कि नहीं ये जासूस नहीं, ये एक सिटीज़न है। उन्होंने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया कि ये गिल्टी नहीं है, इन्होंने जासूसी नहीं की है। इन्होंने हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ रद्द किया कि ये कारोबार के लिए आया था, जासूसी के लिए नहीं आया था। इम्प्लिसिटली बिन सतूर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और तीसरी अहम बात ये कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि प्रोसीजरल आप फाइन ट्यून करें, वो ऑलरेडी हमारे आइन का हिस्सा है। जब कोर्ट मार्शल
होता है, आर्मी चीफ के पास क्लेमेंसी या रहम की अपील जाती है, कोई भी मुकदमा पाकिस्तान के आईन मुताबिक सिविल कोर्ट्स में फिर वो चैलेंज होता है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं। तो इसमें भी कोई पाकिस्तान के आयन के मुतसादिम उनकी कोई राय नहीं है। अब नेट रिजल्ट क्या है, कुलभूषण यादव हमारे पास है, वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो स्टैंड करता है और बिलाखिर जो हिंदुस्तान की कोशिश थी कि उन्हें उस सज़ा को सस्पेंड किया जाए, उन्हें एक आम शहरी में तस्लीम किया जाए और इन्हें हिंदुस्तान ला के उनके ख़ानदान को हवाले किए जाए, ये तीनों ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब पाकिस्तान की राह खुल गई, एक जासूस की जो सज़ा है वो उसकी है, और बलूचिस्तान में जो उसने दहशतगर्दी की है, जिन खानदान के घर उजाड़े हैं, उनके बदले उनका जो कुदरती जस्टिस, जो इंसाफ है, उनको बिलाखिर मिलेगा इस मुकदमे के रिजल्ट के बाद। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। हुसैन साकिब साहब, भारत जो है वो आलमी अदालत में केस हार गए हैं, हम भारत को कौंसलर रसाई जरूर मिल गई है, क्या होगा आगे सर? देखिए, बात यह कि कौंसलर रसाई जो है, आज शाम को भी मैं एक दो टीवी चैनल में शो में शरीक था, तो कुछ हमारे जो पैनलिस्ट थे वो उनका ख्याल था कि अगर पाकिस्तान भारत के कहे बगैर उसको ये दे देता कौंसलर एक्सेस, तो शायद भारत आलमी अदालत इंसाफ में नहीं जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसको तो जाना ही था, क्योंकि उनके नजदीक ये देखिए, ये भारत जो है वो पहली दफा आलमी अदालत इंसाफ में गया है किसी भी मसले के ऊपर, एक जासूस को बचाने के लिए जिसको वो शुरू में अपना शहरी तस्लीम नहीं करता था। अब न सिर्फ उसको अपना शहरी तस्लीम करना पड़ा, वहां जाके दुहाई देनी पड़ी कि भाई ये हमारा आदमी है, तो इसको कम से कम हमारे लोगों से मिलवा दो ताकि हम इसको पैगाम पहुंचा सके, इसका हाल चाल पूछ सके। अब हुआ ये है कि आपसे ज्यादा आपका, खैर इंट्रो मुझे पसंद आया, मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन अगर आप इंडिया को, मीडिया को देखें तो वो इस खबर को स्पिन कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि इंडिया को बहुत बड़ी फतह हासिल हुई आलमी अदालत इंसाफ में, जो मांगा था उसने मिल गया। मैं आपको बताऊं कि उसको तो कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2008 का एक मुआहदा है, मामले पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमें काउंसलर रसाई मिल गई, वो ये नहीं बता रहे कि वो कुलभूषण पाकिस्तान के पास ही रहेगा, वो ये नहीं बता रहे कि केस खारिज नहीं हुआ, वो ये नहीं बता रहे कि सिविलियन अदालत में मामला चलेगा। स्पिन कर रहे हैं, वो स्पिन कर रहे हैं। देखिए, हमारे और इंडिया के दरमियान 2008 का एक मुआहदा है जिसमें इसी तरह के मामलात के ऊपर बात की गई है, और उसमें यह कहा गया है कि दोनों ममालिक हालात के मुताबिक फैसला करेंगे कि अगर कोई सियासी कैदी है तो उसके कौंसलर रसाई देनी है या नहीं देनी, और अगर किसी कैदी की किसी मशकूक, किसी मुश्तबा का ताल्लुक जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से है, कौमी सलामती से है, तो उसके साथ जो सलूक करना है वो केस टू केस बेसिस पे होगा। तो आलमी अदालत इंसाफ ने तो सिर्फ एक तशरीह की है कि एक तशरीह की। हमारे साथ कानूनी माहिर भी मौजूद है, वकास अबरेज खान साहब, उनसे भी बात करेंगे। वकास साहब, इंडिया केस तकरीबन हार गया है, भारत को कौंसलर रसाई मिल गई है, क्या होगा, जरा कानूनी पहलुओं से आगाह कर दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। एक बड़ा ज़बरदस्त, एक तरीक़ साज़ फैसला जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया। इसमें देखे भारत की तरफ से 3 अहम नकात प्लीडेड किए गए थे जो भारत की वकला की टीम थी। सबसे पहले इसमें एक्विटेड की एक प्लीडिंग की गई थी कि उसको एक्विटल किया जाए, उसके बाद सेकंड जो थी उसको रिहा किया जाए, और थर्डली उसे रिटर्न किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए। इन तीनों जो उनकी प्लीडिंग्स थी, जो उनकी गुजारिशात थी, उसको यकजुम्बिशे कलम ICJ ने मुस्तरद कर दिया है। और उसके साथ साथ जो भारत ने जो हमारी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि यहाँ पे ODI अल्टरम पार्डन का प्रिंसिपल नहीं है, कौंसलेट रसाई नहीं दी गई, उनको अपनी मर्जी का वकील करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पे भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक अपनी राय पेश की है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने फैसला दिया है, हम इसको कालादम करार नहीं दे सकते। और इसका जो लास्ट पॉइंट था जिस पे भारत में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, वो ये है कि जो कुलभूषण यादव को कौंसलेट असेस दे दी गई है। अब ये
कॉन्सुलेट असेस क्या होती है, इसका क्या मतलब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की जो कॉन्सुलेट है उनको ये इजाजत दे दी जाएगी, पाकिस्तान की तरफ से परमिशन दी जाएगी कि वो पाकिस्तान आए, कुलभूषण यादव के पास आए और एक लिमिटेड टाइम में उनसे मुलाकात करें, उनसे ये पूछें कि आपको इस केस के अंदर कोई कानूनी, कोई आईनी और कोई अदालती मुआवनत दरकार है, उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछ सकते हैं, उनसे कोई माली मामलत के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन इससे हटकर अगर कुछ समझा जाए, यही पाकिस्तान की अदालतें फैसला करेंगी और यहाँ पे ही इस केस की जो फेट है वो डिसाइड की जाएगी। जी। कौंसिल रसाई का बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि कुलभूषण यादव को हमारे लॉ के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बेनिफिट मिल जाएगा, कोई ठीक है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रेमेडी मिल एक्स्ट्रा जाएगी। ऑर्डनरी बेनिफिट उन्हें नहीं मिल रहा है। जहां तक साहब, एक हाजिर सर्विस अफसर ने किसके कहने पर ही सब कुछ किया, बेशक रियासत के हुक्म पर जिसका वो पाबंद होकर आया था, तो दहशतगर्द कुलभूषण के साथ साथ भारतीय रियासत भी हुई ना, जिसके इमाम पर पाकिस्तान की सालमियत का नुकसान पहुंचाया गया। आपका क्या मौकिफ होगा इस पर, क्योंकि वो नारा लगाते हैं शाइनिंग इंडिया का, हकीकत बिल्कुल बरक्स है, टेररिस्ट इंडिया की हकीकत है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस केस से पाकिस्तान का जो बयानिया है वो साबित हो गया। पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में प्रॉक्सी जंग के जरिए मुदाखलत करता है और ये पॉलिसी उनकी कैलकुलेटेड है, जबकि हिंदुस्तान का बयानिया ये था कि नहीं, ये एक आम सिटीजन है और ये पाकिस्तान आया था या बलूचिस्तान या इसको किडनैप किया गया था। पाकिस्तान ने इस मौके पे कैंपेन चलाया, लेकिन हिंदुस्तान इसको ले गया, हैक में मुकदमा किया, जिससे पाकिस्तान का ये नैरेटिव इंटरनेशनलाइज हो गया। हालांकि हिंदुस्तान जो है वो इस बात से डरता आ रहा है कि कोई इश्यू, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से इंडिया का किरदार हो, वो इंटरनेशनलाइज ना हो जाए। लेकिन कुलभूषण यादव के केस ने पाकिस्तान का नैरेटिव इंटरनेशनलाइज किया, क्योंकि इस मुकदमे में ये बात साबित हो गई है कि इसको जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट हुआ है, क्वाश नहीं हुआ, हिंदुस्तान की बात नहीं मानी गई। तो ये साबित हो गया कि नैरेटिव की जंग में पाकिस्तान जीत चुका है, कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉक्सी जंग के जरिए, हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रा के जरिए अपने कारिंदों जो उनके हाजिर सर्विस लोग हैं उनके जरिए मुदाखलत करता है और आ रहा है। अब ये बात तय है कि सिर्फ हिंदुस्तान इसलिए नहीं गया था कि उन्होंने मुकदमा जीतना था, वो इसलिए गया था कि ये नैरेटिव जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल दुनिया आप सुनने जा रही है वो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन अब ये साबित हो गया कि इस जोन में जिस तरह जिसे हम कहते हैं इंडियन मंकी, कुलभूषण यादव के बाद अब ये सब दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की हाजिर सर्विस लोग किस तरह मुदाखलत और दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाते हैं। तो पाकिस्तान का बिल्कुल दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान में स्पेसिफिक किस तरह दहशतगर्दी का नेटवर्क चल रहा है, भारत से ऑपरेट हो रहा है। इस मामले पर आगे भी बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कानूनी मामलात भी हैं कि आखिर सज़ा पर जो नज़रसानी का कहा गया है इसका मतलब क्या होगा, ये भी हमारे माहिर कानून समझाएंगे। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या कुलभूषण को इतने पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलविस होने के बाद उसे कौंसल रसाई मिलनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को कौंसल रसाई तो मिली है, मगर क्या पाकिस्तानियों के, बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ले आम में मुलविस होने पर कुलभूषण को कौंसल रसाई मिलनी चाहिए? हुसैन साकिब साहब, आपका जवाब लेना चाहूँगा इस सवाल पर। जी, ये बात तो हमने अपने दिफा में भी कही थी आलमी अदालत इंसाफ में, और आपने देखा होगा कि वो उनके प्रेसिडेंट साहब ने काफ़ी वक्त लगा के तो साबित करने की कोशिश की कि हमारा ये नुक्ता नज़र जो है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि हमने तो ये कहा था कि जो आर्टिकल 36 है वियना कन्वेंशन फॉर कॉन्सुलर रिलेशंस का, उसके तहत ये इसका कहीं जिक्र नहीं है कि जो एस्पिनॉइड सस्पेक्ट होगा, जासूसी का मुलजिम होगा, उसको भी मिलेगी। लेकिन उन्होंने इधर उधर के हवाले देकर ये साबित करने की कोशिश की कि मिलेगी, लेकिन आपके पास कानूनदान भी मौजूद हैं। आप उनसे पूछिए, मेरा भी सवाल यही होगा कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी 2008 का एक मुआहदा है जिसके जो सेक्शन 6 है उसके तहत दोनों ममालिक जो वो फैसला करते हैं खुद हालात के मुताबिक कि जो मुलजिम है वो सियासी है या कौमी सलामती का है, तो उसको रसाई देनी है या नहीं देनी। और क्या आलमी अदालत इंसाफ के आज के फैसले के बाद क्या पाकिस्तान इस जो हमारा आपस का मुआहदा है उसका सहारा लेके तो इनकार कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि जो पॉपुलर सेंटीमेंट सड़कों पे है वो तो यही है कि कुलभूषण यादव को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देनी चाहिए, स्वाय उसको एक पुरसकून मौत जो है जो उसके लिए सजा मुकर्रर हो चुकी है, उसके अलावा और उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए।
तो ये आप अपने हमारे कानून से पूछें कि क्या जी ये जो जी वकास साहब, आपका क्या इस पर कानूनी पॉइंट होगा, जिसमें 2008 में तो पाकिस्तान इंडिया का मुआहदा हुआ था, सेक्शन 6 उसका क्या कहता है? अच्छा, दूसरा मुझे एक और भी आगाह कीजिएगा, पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का भी कुछ जिक्र किया आज आलमी अदालत इंसाफ ने, और मैं आपकी इस हवाले से भी राय लेना चाहूंगा कि ये जो नजरसानी का मामला है वो पाकिस्तान से कहा गया है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब पाकिस्तान इसको रिजेक्ट कर सकता है कि हम नहीं करते, मतलब हम इनकार करते हैं, हम फांसी देंगे? अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं थारोली इस पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक तो सबसे के इंडो पाक ट्रीटी थी पाकिस्तान और इंडिया की 2008 की, जिसके आपने सेक्शन 6 का हवाला दिया। उस ट्रीटी के अंदर जो थी ये चीज बताई गई, जिस तरह हमारे ये जो एनालिस्ट इन्होंने इस चीज का तस्करा किया कि उसके इस ट्रीटी के अंदर इस चीज को बयान किया गया कि अगर कोई ऐसा मुल्जिम दोनों स्टेट्स में से जो दूसरे मुल्क की इंटेग्रिटी के खिलाफ, उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ किसी किस्म को कोई एक्ट करता है, तो ये केस टू केस वेरी करेगा कि हम किस शख्स को कॉन्सुलेट असेस देते हैं और किस शख्स को नहीं देते। लेकिन जो आईसीजे ने आज डिसीजन दिया, उस डिसीजन के अंदर 2008 की जो पाकिस्तान की ट्रीटी थी, बायलैटरल ट्रीटी, इसका तस्करा नहीं किया गया। उसके अंदर जो वियना कन्वेंशन 1963 थी, जो कि कॉन्सुलेट रिलेशन के हवाले से कन्वेंशन कंडक्ट की गई थी, उस कन्वेंशन के आर्टिकल 36 का तस्करा किया गया। उस कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के ऊपर पाकिस्तान ने भी एम्फसाइज किया कि इसके तहत किसी पाकिस्तानीज को, किसी जसूस को जो है वो कॉन्सुलेट असेस नहीं दी जा सकती। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस प्रिंसिपल को विदहोल्ड किया और उनका ये मानना था, उनका ये कहना था अपने वर्डिक्ट के अंदर कि हर शख्स चाहे वो जसूस है उसको भी कॉन्सुलेट असेस दी जाएगी। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट का ये क्या मामला है। देखिए, हमारा एक मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन था जो कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। उस डिसीजन के हवाले से जब वो डिसीजन दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि जो हमारे मिलिट्री कोर्ट के डिसीजंस हैं ये भी किसी हद तक जो हाई कोर्ट में डिसाइड किए जा सकते हैं। अब जब यहाँ पे डेथ पेनल्टी की बात की गई, आईसीजे ने ये कहा कि जिस तरह वो डिसीजन था जो 2018 का था वो पेशावर हाई कोर्ट का, उसी तरह आप ये जो हमारा मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन है कुलभूषण यादव का, इसको भी अपने सिविल कोर्ट में, इसमें सिविलियन कोर्ट से मुराद ये है अदर देन ऑल द कोर्ट्स विच आर मिलिट्री कोर्ट्स हटकर हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं वो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं। और जब यहाँ पे क्रिमिनल मैटर है, डेफिनेटली सिविलियन कोर्ट में वो वहां पे ट्राई किया जाएगा, तो वो हमारे क्रिमिनल कोर्ट में दायर किया जाएगा। उसके अलावा इसकी जो हमारी ज्यूरिस्डिक्शन बनती है इस केस के हवाले से, कॉन्सुलेट असेस लेने के बाद कुलभूषण यादव के पास जो रेमेडी बचती है, जो ऑप्शन बचता है, वो 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। उसके तहत वो हाई कोर्ट में जाके ये प्ली ले सकता है कि मैंने जो मेरे खिलाफ जो मामला किया गया था, डेथ पेनल्टी मेरे खिलाफ जो फैसला सुनाया गया था, मिलिट्री कोर्ट ने दिया था, उसमें मुझे कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, मुझे उसमें कुछ कंपनसेशन दी जाए और मेरी सजा कम की जाए। ये इसके पास एक रेमेडी बचती है, उसके अलावा कोई रेमेडी नहीं, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुलभूषण यादव ने विद फ्री कंसेंट अपना कन्फेशनरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उस जो कन्फेशनरी स्टेटमेंट पे कोई बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि वो वैलिड कन्फेशनरी स्टेटमेंट है और किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए सबसे पहला पैरामीटर है वो किसी शख्स का इतराफ जुर्म है, जो कुलभूषण यादव इस केस में पहले से कर चुका है। तो लिहाजा कॉन्सुलेट असेस दे दी जाए, इनका वकील दे दिया जाए, हाई कोर्ट का नजरसानी के हवाले से, चले मैं आता हूँ नजरसानी के हवाले से पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है। जान सकती साहब भी हमारे साथ हैं। जान सकती साहब, अब जो फैसला सामने आया कुलभूषण के हवाले से, भारत मुट्ठी भर जो शरपसंद अनासिर हैं बलूचिस्तान के, उनको साथ मिलाकर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करवा लेता है, कुछ गिनती चुनती के लोग इकट्ठे करता है। कितना बेनकाब होगा अब इस फैसले के बाद भारत ही वो प्रोपेगेंडा जो भारत करने की कोशिश करता है बलूचिस्तान को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हम इस फैसले के हवाले से आज की जो काउंसलर एक्सेस की बात अभी हो रही है, इसका अगर आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके तर्जुमा करें तो इसका मतलब ये है कि कल इसकी हम तशरीह कर सकते हैं कि जो भी जासूस जिधर भी पकड़ा गया, जितनी भी दहशतगर्दी की है, इसका मतलब है कि वो कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन के हकूक रखता है। इसका मतलब है कि आलमी अदालत ने दहशतगर्दी को, स्पाइंग को, फैमिली से मिलवा दिया था, तो काउंसलर से मिलवाना क्या मतलब क्या इशू है या क्या मसला है?
नहीं, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा जी, हूं। जी, अगर एक स्पाई के हकूक जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक आज के फैसले की रोशनी में मुतयन होते हैं, जिससे हमारा इख्तलाफ है क्योंकि वो स्पाई है, उसके जेनेवा कन्वेंशन की तारीफ में आता नहीं है, लेकिन आलमी अदालत के फैसले के बाद से ये ताबीर हम ले सकते हैं कि अदालत के बकौल स्पाइंग जो है वो जायज़ है। स्पाइंग आप कर सकते हैं, आप टेरर नेटवर्क भी चला सकते हैं, फिर भी आपके कानूनी हकूक हैं और आप जेनेवा कन्वेंशन के जो प्रोटेक्शन है उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो एक खौफनाक तशरी है, लेकिन ये शुक्र है लीगल बाइंडिंग डिसीजन नहीं है। हम पाबंद नहीं है इस फैसले के। अब आधी दुनिया नहीं मानती है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अमेरिका नहीं मानता, चाइना नहीं मानता, बहुत से फैसले उन्होंने किए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इस तमाम फैसले के तनाजुर में हिंदुस्तान ने जो भी बयानिया अभी तक दिया है उसकी कबूलियत नहीं हुई है। पहली बात, जो उन्होंने कैंपेन चलाया था कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो बलूचिस्तान के अंदर से है, वो नैरेटिव भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में, लंदन में, वाशिंगटन में, जिनेवा में अभी जो कैंपेन चलाया एडवर्टाइजमेंट का, रॉ के फंडेड कैंपेन, उससे पता चल गया है कि वहां के खुद पाकिस्तानी जो थे उन्होंने रिएक्ट किया और उनकी तमाम जो बिल्कुल वहां पर भी पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और भारत को ये जो एक कैंपेन है, मजमूम प्रोपेगेंडा है, इस पर भी यकीनन बहुत फर्क पड़ा है। हुसैन साकिब साहब, पाकिस्तान को नज़रसानी के मामले पर कहा गया है कि पाकिस्तान सज़ा बरकरार रखने के हवाले से नज़रसानी करे, क्या हमें नज़रसानी करनी चाहिए? और दूसरा, किसी भी दूसरे मुल्क में जासूसी का एतराफ़ करने, नुकसान पहुँचाने के हवाले से आप क्या समझते हैं? सज़ा होनी चाहिए? और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो पाकिस्तान को नज़रसानी का कहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं और क्या अब रास्ता बचता है पाकिस्तान के पास? देखिए, ये जो जासूसी है ये तो बेसिकली एक्ट ऑफ वॉर है किसी दूसरी स्टेट के खिलाफ, और इस जासूसी में तो अब दहशतगर्दी भी शामिल हो गई है। उसने कुछ 1,500-2,000 लोग मरवाए हैं, नुकसान किया है हमारा। तो ये तो बेसिकली एक जंगी मुजरिम है जिसको सजा तो मिलनी चाहिए, और वो सजा तो वही मिलनी चाहिए जो हमारे कानून के मुताबिक है। और मेरा ख्याल है मुझसे एग्री करेंगे आपके जो कानूनी माहिर हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये कोई क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील नहीं है कि जो वो फैसला कर देगी वो हम मान लेंगे। हमारे लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम उसको ना माने। इतनी ज्यादा ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि जिसका फैसला मानना हमारे ऊपर फर्ज होगा। तो जिन जिन जराइम में वो मुलव्वस रहा है उसका तो तकाजा तो यही है कि उसको कोई रियायत नहीं दीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं। देखिए, बात यह कि इंडिया जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, हालांकि उसको जाने की जल्दी नहीं थी, अभी तो उसको सजा हुई थी, उसके पास अपील का ऑप्शन थी, उसके पास जो क्लेमेंसी पिटीशन है उसकी ऑप्शन थी, उसके बाद दोबारा जाने की ऑप्शन थी सदर पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इंडिया ने ये सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट होने से पहले पहले इंडिया पैनिक में था और वो चाहता था कि कम से कम जो लेवल है जासूसी का वो इसके ऊपर से हट जाए। वो चाहता था कि ये जो उसको सजा मिली है ये मनसूख हो के उसका केस जो है पाकिस्तान की सिविल अदालत में चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो बहुत मुलजमों को बहुत से वो प्रोवाइड करता है, रियायतें प्रोवाइड करता है, उनको मौके प्रोवाइड करता है। तो ये जो फैसला हुआ लेकिन ये देखिए मजे की बात यह है कि आलमी अदालत इंसाफ ने आपके जो मिलिट्री के जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई, उसने उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई बात नहीं की। जैसे हमारे अपने लीडर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बातें करते हैं, या इंडिया ने भी वही बात जो है नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जी मिलिट्री कोर्ट जो है वो फार्स है और उसमें पता नहीं किस तरह के फैसले होते हैं। जो जराइम उसने कमिट किए उसका समाप्त होनी मिलिट्री कोर्ट में थी, लेकिन इंडिया नाकाम रहा ये साबित करने में कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो गलत है। और ठीक है, भारत नाकाम रहा है। ब्रेक पर जाना होगा, टॉपिक को चेंज कर। नैब की जो पाकिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हैं इसके बारे में आगाह करेंगे, खासतौर पर PMLN के हवाले से। शरीफ खानदान के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जायदादें मुजम्मद करने का खत जारी कर दिया। फिर मरियम नवाज का भी बुलावा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी बुलवा लिया गया है कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से। क्या होगा आने वाले दिनों में, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शरीफ खानदान के खिलाफ TT स्कैंडल, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जायदादें मुजम्मद करने का खत भी जारी कर दिया है। लाहौर इंतजामिया को कह दिया है कि मॉडल टाउन वाली जायदाद, इसके अलावा जो दीगर जायदादें हैं लाहौर में वो जब्त कर ली जाए। शाहिद खाकान अब्बासी को भी परवाना जारी किया है, बुलावा आया उनका नैब में पेशी का। फिर मरियम नवाज ने भी आने वाले दिनों में पेश होना है। किस तरफ जाएगा मामला? जान अचगदी साहब, पहले मैं आपका रिस्पॉन्ड लेना चाहूँगा मामले पर। TT स्कैंडल पे कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जायदादें मुजम्मद करने का खत जारी कर दिया है। क्या मुंजमद हो जाएंगी जायदादें और कितनी महाजरा ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी?
देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अब भी इस बारे में यकीनी नहीं हूँ कि इन बड़ों का एहतसाब हो सकता है। ये दो ख़ानदान जो डॉलर्स में बिलियनियर हैं, इन्होंने सिस्टम को कैप्चर किया है, इन्होंने बहुत से इदारों में लोगों को ख़रीदा है। अभी जो वीडियो स्कैंडल आप सबके सामने आया है कि 50 करोड़ देना इनके लिए 1 अरब देना कुछ भी नहीं है। आज भी इनके पास ऐसे पैसे हैं कि वो किसी भी इदारे में किसी भी बंदे को ख़रीद सकते हैं और सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमें मालूम है हमारा इंसाफ का निज़ाम कितना कमज़ोर है। यहाँ पे बड़ों का एहतसाब कोई आसान काम नहीं है। इन लोगों के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे फ्रंट मैन हैं जो किसी भी सख्ती को जो इदारे की तरफ से आती है उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये मैं बहुत सी बातें नहीं करना चाहता। तो ये एक खुशाइंद बात है कि अब इन पे हाथ जो है नैब का पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि अदालतों में उनके केसेस आज भी चल रहे हैं, आज भी ये दंदनाते फिर रहे हैं, आज भी हमें भाषण दे रहे हैं, आज भी ये साबित कर रहे हैं कि कितने पारसा हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, कुछ किया है और इस मुल्क के लिए कोई इस मुल्क की इकॉनमी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मुझे डर है कि ये पूरे निज़ाम को मैनिपुलेट करके ये जो एहतसाब का जो प्रोसेस है वो इतना ड्रैग होगा कि इसमें कई साल लग जाएंगे। फिर लोग भूल जाएंगे कि वाकई इनके करप्शन है सामने। हालांकि पूरी दुनिया डेली मेल का जो स्कैंडल हम सबके सामने है, उनके गवाह हैं, सबके पास है। तो अब और कितने सबूत हमें चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें इतनी भूल भलैया है कि आप एक बहुत ही कीमती वकील करो, उन्हें करोड़ों रुपए फीस दो, तो वो पूरे एट द एंड ऑफ द डे जजेस भी वकील हैं जिन्होंने सिर्फ रौब डाले हुए हैं, तो इनको इम्प्रेस करना बड़े वकीलों के लिए बहुत आसान है। इसलिए मुझे बड़ा डाउट है कि एहतसाब का ये अमल वाकई इनका कुछ बिगाड़ सकता है। हुसैन साहब, आप इत्तेफाक करेंगे जहां नतवी साहब के मौक़िफ़ से? और अगर ये नतवी मामला साहब देखें कि नैब का जो घेरा है वो तंग होता जा रहा है, अपोजिशन शिकंजे में धंसती जा रही है, एक के बाद एक तलबी हो रही है, अपोजिशन के बड़े मजीद शिकंजे में अगर आ गए आने वाले दिनों में, तो जो एहतजाज, जो रैलियों की बात, जो इशारा मरियम नवाज साहिबा ने दिया था वो होगा, उस जानिब जाएगी अपोजिशन और नून लीग? मीडिया जनाब बड़ी खौफनाक किस्म की तरकीब इस्तेमाल करके ये देखिए घेरा तंग होता जा रहा है। उनको तो परवाह ही नहीं है भाई, कभी उनके किसी के चेहरे पे कोई खौफ की अलामत देखी है? वो तो डिफाई कर रहे हैं। और मेरे भाई मोहतरम जान अचगई साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये सिस्टम उन्होंने अपने लिए खुद बनाया है। इस सिस्टम में उनके लिए रास्ते मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान का अदालती निज़ाम हो, चाहे पाकिस्तान का माशी निज़ाम हो। ये जो लोग गुज़श्ता 35 साल से इन निज़ामों पे काबिज हैं, वो उनको मालूम है कि हमने दाखिल किधर से होना है और हमने किधर से निकल के इस तरह पलक झपकने में गायब हो जाना है। तो ये निज़ाम जो है ये इनको सजा नहीं दे सकता, ये सिर्फ ख्वाब है। और मैं आज भी 2-3 लोगों से मुलाकात की, उन्होंने कहा जब इनसे पैसे वापस लेंगे तो हम मानेंगे कि पाकिस्तान में तब्दीली आई है। लेकिन सर सजा तो हुई ना, मरियम नवाज साहिबा भी बेल पर बाहर है, सफदर साहब को भी सजा हुई, फिर भाई सजा क्या हुई कि वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स जिस वक्त जेल में है जी भाई, सजा क्या हुई कि मरियम नवाज साहिबा इसलिए जमानत पर है कि वो खातून है, मर्दों से बढ़ के काम कर रही हैं। देखिए वो ललकार रही हैं। अब कोई बता दे कि कोई साबिक वज़ीर आज़म तो जेल है ना सर? जी, साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, 5 साल के लिए जेल में है और एक और सजा में शहबाज भी सजाएं हो रही है। सर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो निज़ाम है ये इन लोगों को सजा नहीं दे सकेगा, तो मेरा ख्याल में सजाएं तो होना शुरू हुई हैं। कुछ जो लोग बाहर हैं, देखिए मैं अभी भी बहुत ज्यादा यानी अप्रीहेंसिव हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस निज़ाम में ताकत है। ये सिर्फ पोलियो ज्यादा हाथ पर डाल सकता है, मजबूत हाथ इन लोगों पे नहीं डाल सकता। उसका जो हाथ है वो कमजोर लोगों के लिए। हमारा निज़ाम इस मामले में बहुत जालिम है। कोई निज़ाम देख ले, आपका टैक्स का निज़ाम अमीरों के लिए, आपका अदालती निज़ाम अमीरों के लिए, आपका हुकूमती अच्छा आगे निज़ाम। वकास, एक नुक्ता है बड़ा अहम। मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता दिनों जब उनको तलब किया गया था, उन्होंने कहा था कि वो पेश नहीं होंगी, फिर राय मांग ली कारकुनों से। बहरहाल अब खबर यह है कि वो पेश होने जा रही है। सवाल ये है कि अगर आने वाले दिनों में कोई भी लीडर नैब पे या किसी भी इदारे के बुलाने पर पेश नहीं होता, इस पर कानून क्या कहता है? देखें, जब किसी भी मुल्जिम को अदालत बुलाती है, वो पेश नहीं होता, तो उसके खिलाफ जो है एक तो उसके सबसे पहले तो समन भेजा जाता है। समन के बाद उस अवेलेबल
जो वारंट भेजे जाते हैं, अगर वो फिर भी अदालत के सामने उसके रूबरू पेश नहीं होता तो फिर नॉन अवेलेबल वारंट उसके इशू किए जाते हैं कि इसको उठा के लिया जाए, अदालत के रूबरू पेश किया जाए। और अगर वो फिर भी पेश नहीं होता, क्योंकि हमारा जो सिविल लॉज है उसके तहत उसके खिलाफ एक्स पार्टी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो हमारी नैब की कार्रवाई है ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं कंडक्ट किया जाता, इसलिए नॉन अवेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं। अगर वो फिर भी पेश नहीं होता तो प्रोक्लेमेशन उसकी जो उसे इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। अब जो मेरे ये दोनों भाई बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के कवानीन जो हैं और हमारा पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि वो ताकतवर को वो एहतसाब के शिकंजे में नहीं लाता। मैं समझता हूँ कि हमारा जो नैब का सिस्टम है उनकी भरपूर कोशिश है कि वो हमारे जितने भी जो हमारा करप्ट माफिया है जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से बेदर्दी से लूटा है, उनको एहतसाब के शिकंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारा नैब का प्रोसिक्यूशन सिस्टम हो या हमारा जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स का प्रोसिक्यूशन सिस्टम हो, उसके अंदर इतने डीमेरिट्स हैं, इतने फ्लॉज हैं, जो कि हमारी अपेक्स कोर्ट्स हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनकी बेशतर जजमेंट्स मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ स्टैंड्स एंड सस्पेक्ट्स कि प्रोसिक्यूशन ने शक व शुबहात से बालातर होकर अपना केस पेश करना। लेकिन जब नैब की प्रोसिक्यूशन की बात की जाए, हमारी हाई कोर्ट की प्रोसिक्यूशन की बात की जाए, लोअर कोर्ट्स के अंदर प्रोसिक्यूशन की बात की जाए, तो ये सिस्टम बहुत ज्यादा फीबल है, वीक है, जिसकी वजह से जो लकूनास और लूप होल्स केस में छोड़े जाते हैं उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो अक्यूज को दिया जाता है। इसकी वजह से नैब सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस बनाती है और जो हमारे मुल्क में हमारे सियासतदानों का एक वबेला एक चीज पे मचाते हैं कि हमारे आपको पॉइंट आया, वक्त कम है। मैं एक और बड़े अहम मामले पर अचकजई साहब और हुसैन साकिब साहब को मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। सर, अचानक से एक बार फिर से तेज़ी आई है कार्रवाइयों में। खाकान अब्बासी साहब को बुलाया गया, मरियम नवाज साहबा भी पेश होने जा रही हैं, फिर असासे भी जायदादें भी मुजम्मिद होना शुरू हो गई हैं। और बैकफुट पर जाएंगे ये लोग या मजीद फ्रंट फुट पर आएंगे? अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं जी तो अचकजई साहब पहले आप रिस्पॉन्ड कर दें। जी, मेरे लिए गिरफ्तारियों की अहमियत नहीं है। मेरे लिए वाकई ये निज़ाम एहतसाब कर सकता है इन बड़े लोगों का, ये अहम है, क्योंकि ये सियासी लोग हैं, ये गिरफ्तारी को भी हीरो सर की तरह वक्त कम है, पेश वो करते हो गया। हैं। मैं सिर्फ ये नुकता लेना चाह रहा हूँ कि ये जो खासतौर पर PMLN है ये बैकफुट पर जाएगी इन कार्रवाइयों के बाद जो अचानक से कार्रवाई तेज हुई, या फिर मजीद फ्रंट फुट पर आकर खेलने का इरादा रखते हैं? देखिए, PMLN तो ऐसी पार्टी नहीं है जिनके साथ लोग हैं, वो तो इलेक्शन के दिन इनके वोटर्स निकलते हैं। अब ये एक फैमिली की पार्टी है, सेकंड टियर लीडरशिप है। जब तक सेकंड टियर लीडरशिप इनके साथ खड़े हैं तो PMLN कमज़ोर होगी, लेकिन जब तक इनका वाकई एहतसाब नहीं होगा, PMLN के लिए सर्वाइवल आसान है। 100 टॉक शो होते हैं, उनमें रियासत पाकिस्तान को गालियाँ दी जाती है, उन्हें पारसा साबित करने की कोशिश की जाती है। ये फैसिलिटी मुझे और आप एक आम मुजरिम को, एक आम मुल्जिम को हासिल नहीं है, तो इसीलिए ये एहतसाब जो है वो हौसला है। हुसैन साकिब साहब, आप क्या समझते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? जैसे अचकजई साहब कह रहे हैं कि वो कार्रवाइयाँ अगर तेज़ी से हो रही हैं लेकिन बाकायदा तौर पर मंतकी अंजाम तक ना पहुँचे तो मामला हल नहीं होता। अगर मुख्तसर रिस्पॉन्ड कर दें, आप आने वाले दिनों में इन कार्रवाइयों के बाद बैकफुट पर जाता देख रहे हैं PMLN को, अपोजिशन को, या फिर मजीद फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे ये लोग? फिलहाल तो PML का जो एक सेक्शन है वो तो ब्लैकमेलिंग के जरिए हालात का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे ख्याल में लड़ने का सबसे गलीज तरीका है। यही मेरा सवाल है, कितना मजीद ब्लैकमेलिंग कर सकें? अब इस पोजीशन में है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप पोजीशन में ब्लैकमेलिंग सिर्फ ये है कि वो गालियां देंगे, पब्लिक में जाके रैलियां करेंगे, ताकि रियासत जो है वो उनको खामोश कराने के लिए कुछ ना कुछ उनके साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है वो इस वक्त वक्त का मैं सर माजरत चाहूँगा। हुसैन साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया, जान इसे आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्कास खान साहब भी अभी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, अपोजिशन बैकफुट पर जाए या फ्रंट फुट पर जाए, लेकिन एक बात ज़रूर है, नैब की ताज़ा कार्रवाइयों को लेकर आने वाले दिनों में यह कौम एक बार फिर से रैलियाँ और धरने देखने वाली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।